हिंदी विषय के सभी नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। हिंदी प्रेमियों, मैं आपके लिए रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ शीर्षक नया विषय लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से यह विषय उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए, एमए, नेट, स्लेट, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए उपयोगी ज्ञानवर्धक होगा। तो विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान से सुनेंगे और प्रवृत्तियों को विशेषताएं भी कहा जाता है। रीतिकालीन युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था तथा इस युग में राजप्रसादों में विलास का बोलबाला था। सामाजिक जीवन में अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने घर कर लिया था। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी पर अटूट विश्वास था। बाल विवाह तथा बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। धार्मिक दृष्टि से मंदिरों तथा मठों में निवास करने वाले पुजारियों व महंतों का जीवन दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासनारत था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं, में उस समय की परिस्थितियों से प्रेरित और प्रभावित होकर जो प्रवृत्तियाँ सामने आई, वे काव्यगत प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, श्रृंगारिकता। रीति काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता के लिए इस काल के कवियों ने सौंदर्य निरूपण, नायक नायिकाओं के चित्रण और सौंदर्य में भी शोभा, कांति और दीप्ति को प्रधानता दी है। इस काल में ऐसे श्रृंगारिक चित्त अधिक है जिनमें इंद्रियता और भावुकता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण किया गया है। संयोग वर्णन में कवियों ने वैरेंद्रिय सन्निकर्ष, आवादिजन्य चेष्टाओं, सुरत, विहार, मद्यपान इत्यादि के वर्णन किए हैं। दर्शन, स्पर्श, श्रवण, संलाप आदि इसी के अंतर्गत है। इनकी प्रतिक्रियाएं हाव, अनुभव आदि के रूप में अभिव्यक्त हुई है। इस युग में जिस संयोग सुख का वर्णन हुआ है वह रूपासक्ति का परिणाम है। वियोग अर्थात विप्रलंब श्रृंगार वर्णन में पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण के वर्णन अधिक मिलते हैं। यहाँ भी रूपासक्ति प्रमुख रही है। वियोग में स्मृति, गुणकथन आदि मानसिक दशाओं के वर्णन द्वारा अवचेतन मन के रहस्योद्घाटन का निरूपण भी इस काव्य धारा के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में हुआ है। कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना हुई, इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम से भी अभिहित किया है। दूसरी प्रवृत्ति या विशेषता है आचार्यत्व प्रदर्शन। इस युग में प्राय सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयत्न किया और रस, अलंकार आदि काव्यांगों पर ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में श्रवथा, मौलिकता का अभाव रहता था। अधिकांश कवियों ने लक्षण निरूपण के नाम पर संस्कृत के साहित्य शास्त्र का अनुवाद कार्य से किया है। इस युग के कवियों ने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही दिखाई। अगली तीसरी प्रवृत्ति विशेषता है सामंती अभिरुचि। यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया है। इस काल के साहित्य में पतित सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता है। चौथी प्रवृत्ति है या विशेषता है आलंकारिकता।
रीति काव्य में अलंकारिकता के प्रति तीव्र आग्रह सर्वत्र देखा जा सकता है। समूचे काल में सभी प्रकार के अलंकारों की प्रचुरता रही है। शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि के अच्छे प्रयोग किए गए हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। रीतिबद्ध कवियों ने अलंकारों के प्रति अधिक रुचि दिखलाई है, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने सहज भाव से काव्य सृजन करते हुए अलंकरण की प्रवृत्ति को स्थान दिया है। रीतिकालीन कवियों की दृष्टि में अलंकार कविता का प्राण तत्व था। उसकी भावना का सही प्रतिनिधित्व केशव की निम्नलिखित पंक्तियां करती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। अगली 5वीं प्रवृत्ति विशेषता है भक्ति और नीति। रीति काव्य की भक्ति तो है, किंतु उसके पीछे श्रृंगारिकता की प्रेरणा ही अधिक है। इन कवियों ने भक्ति से सम्मिलित रचनाएं तभी प्रस्तुत की है जबकि अत्यधिक श्रृंगारिकता से ऊब कर कुछ क्षणों के लिए नायक नायिकाओं की शरीर यष्टि के आकर्षण को भुला सकें। वास्तव में अतिशय श्रृंगारिकता एवं भोग में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसीलिए अवसर आने पर वे हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। वृद्धावस्था में जब संसार की असारता, विलासिता एवं भोग के दुखदायी प्रभाव से वे परिचित थे, तभी भक्ति, नीति एवं वैराग्य संबंधी बातें करना प्रारंभ कर देते थे। अगली प्रवृत्ति है वीर भावना, अर्थात इस काल में वीर रसात्मक रचनाएं भी रची गई। इस युग में वीर रसात्मक या प्रशस्ति पर रचनाएं भी प्रस्तुत की गई। इस दृष्टि से भूषण का नाम सर्वोपरि है। इनके अतिरिक्त केशव, पद्माकर आदि उल्लेखनीय है। रीति काव्य के अंतर्गत वीर काव्य की 5 पद्धतियाँ मिलती है: शुद्ध वीर काव्य, श्रृंगार मिश्रित वीर काव्य, भक्तिपूर्ण वीर काव्य, अनुदित वीर काव्य और प्रकीर्ण वीर काव्य। अगली प्रवृत्ति विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकालीन कवि राजाश्रय में रहकर काव्य सृजना करते थे। ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान, धन एवं वैभव प्राप्त होता था। इनका काव्य अपने आश्रयदाताओं को खुश करने हेतु लिखा गया। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण कर दिया और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा शीर्षक को एक बार फिर से सुने। रीतिकालीन कवि राजाश्रय में रहकर काव्य सृजना करते थे। ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान, धन एवं वैभव प्राप्त होता था। इनका काव्य अपने आश्रयदाताओं को खुश करने हेतु लिखा गया। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण कर दिया और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा करने के बाद भी उन कवियों ने भव्य एवं विपुल साहित्य सृजना की। अगली प्रवृत्ति है लक्षण ग्रंथों की रचना। रीतिकाल तक संस्कृत का काव्यशास्त्र अपने चरम पर पहुंच चुका था और उसका प्रभाव कवियों के मानस पर भक्तिकाल से ही प्रारंभ हो गया था। भक्तिकाल के अंतिम कवि केशव ने अपने रीति ग्रंथों में विभिन्न काव्यांगों के विवेचन द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना करने का प्रवर्तन किया। इनके बाद के रीतिकालीन कवियों ने प्रचुर लक्षण ग्रंथों की रचना की। अगली प्रवृत्ति है नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। इस काल के कवियों के समक्ष नारी मात्र विलासिनी रही है। इस युग में नारी भावना पूर्णतः रुग्ण थी। कवियों को नारी के अंग प्रत्यंग से वासना ही टपकती नजर आती थी। इस काल के कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण सामंतीय था। ये मानते थे कि
नारी समाज की चेतन इकाई न होकर भोग विलास की वस्तु है। इस काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही वर्णन करता है। इस काल के कवि नारी के जननी, गृहिणी, देवी, भगिनी आदि पवित्र रूपों का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो स्वयं अर्थात पत्नी को छोड़कर परकी या नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा। पुरुष भी इतने विकृत मनोभाव वाले हो गए थे कि वे अपनी परिणीता को छोड़कर अन्य नारियों के यहाँ रात बिताते थे और प्रातः होते ही रति चिन्हों को लेकर अपनी पत्नियों के समक्ष उपस्थित होते थे। इस युग में काव्य प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। इस युग में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। अगली 10वीं प्रवृत्ति विशेषता है प्रकृति का वर्णन अर्थात प्रकृति सौंदर्य चित्रण। रीति काल में प्रकृति निरूपण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इस काल का प्रकृति चित्रण ऋतु वर्णन तक केंद्रित रहा है। इसमें 12 मास एवं 6 ऋतु वर्णन को विस्तार दिया है। इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। संयोग एवं वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नक्श की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी चित्रित हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उस विशाल काव्य में नगण्य सी है। अगली 11वीं प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य की प्रधानता अर्थात मुक्तक शैली की प्रधानता। इस काल में यद्यपि प्रबंध काव्य की रचना भी हुई, किंतु अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना अधिक की। कवित, सवैया, दोहा, धनाक्षरी आदि छंदों में रचित रीति काव्य मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर झंकृत हुआ है। अगली 12वीं प्रवृत्ति है ब्रज भाषा की प्रधानता। रीति काव्य की प्रधान भाषा ब्रज रही है। रीति काल का अधिकतर या 90% से भी अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। ब्रज भाषा का सरस, परिष्कृत, सहज और कोमल रूप रीति काव्य में देखने को मिलता है। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया है। ब्रज भाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की समस्त भाव और शब्द संपदा उत्तराधिकार में मिली। ब्रज भाषा में राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं और बोलियों के अनेक कोमल एवं व्यंजक शब्द पर्याप्त मात्रा में आकर मिल गए हैं। भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु इस काल के कवियों ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया है। ब्रज भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप हमें रीति काव्य में देखने को मिलता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य और अर्थ चमत्कार रीति काव्य की सामान्य प्रवृत्ति रही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में इनके काव्य को देखने से पता चलता है कि ये शब्द सिद्ध कवि है। इसके एक एक शब्द में मणि माणिक्य के समान चमक और आभा है। रीति कालीन काव्य की अंतिम प्रमुख विशेषता है कला पक्ष की प्रधानता अर्थात रीतिकालीन काव्य कला पक्ष प्राधान्य रहा है। रीतिकालीन काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है। इस काल के कवियों ने अपने वर्ण विषय को अधिक चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयास किया, अतः कविता कामनी अलंकारों से लद गई। वाग विदग्धता वाणी का अंग बन गई। भाषा में अनेक प्रकार से निखार लाने का प्रयास किया गया। काव्य में शब्दों को नगीनों की तरह जड़ा गया। अलंकरण प्रियता की दृष्टि से मिश्र बिंदुओं ने से अलंकृत काल अर्थात अलंकार काल
और कला पक्ष के प्राधान्य के कारण डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल शाह ने इसे कलाकार नाम से संबोधित किया। ये थी दोस्त मित्रों, विद्यार्थियों, रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। निष्कर्ष: रीति काव्य भावना और कला के सम्मिलन का आकर्षण है। कला प्रियता, सौंदर्य प्रियता, आचार्यत्व की स्पृहा, आश्रयदाताओं के मनोनुकूल काव्य रचना और जीवन को भोग का पर्याय मानने की प्रवृत्ति के बावजूद रीति कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इस काव्य में कलात्मक पूर्णता है, यह कुंठा और मानसिक छलना से सर्वथा दूर है और इस काल के कवियों ने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा है। रीति काव्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया है, किंतु तत्कालीन परिवेश में सामंती वातावरण एवं उपभोग प्रधान संस्कृति को देखते हुए आरोप निरर्थक है। तो ये थी विद्यार्थियों रीतिकाव्य काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।